पर केस दर्ज, कोविड-19 प्रोटोकॉल और धारा 144 के तहत मामला दर्ज। कोरोना काल के बाद तहसील दिवस की हुई शुरुआत, लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सुनाई समस्या, अधिकारियों ने तुरंत समस्या को हल करने के दिए निर्देश। संभल में हुआ भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी रोडवेज को कैंटर ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी। इस अवसर पर उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर संबोधित भी किया। आपको बता दें कि अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रस्तावित हो सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य तो लखनऊ में सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट की प्रेजेंटेशन देखी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के लोगों के लिए एयरपोर्ट साबित होगा मील का पत्थर, और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा की शुरुआत होगी। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। नोएडा के जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले लखनऊ में इसको विकसित करने वाली स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट की तरफ से बनाई गई कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से शेयर होल्डिंग समझौता भी हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर संबोधित भी किया। आपको बता दें कि अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कभी भी शिलान्यास हो सकता है। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी। सीएम योगी के सामने प्रस्तुतिकरण रखी गई है। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सीएम योगी ने संबोधित भी किया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच शिलान्यास होगा। पीएम मोदी द्वारा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी ने आज जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी। इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर संबोधित भी किया। आपको बता दें कि अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें सीएम योगी ने कहा कि यूपी के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना महामारी के बावजूद भी एयरपोर्ट का काम लगातार जारी रहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा की शुरुआत होगी। तो जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले लखनऊ में इसको विकसित करने वाली स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट की तरफ से बनाई गई कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से शेयर होल्डिंग समझौता भी हो गया है। तो यूपी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जेवर एयरपोर्ट की तैयारियां तेज हो गई है। आज जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी गई है। सीएम योगी के सामने प्रस्तुतिकरण रखी गई है। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सीएम योगी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि अगस्त में पीएम मोदी द्वारा इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रस्तावित हो सकता है। तो लखनऊ में सीएम योगी ने आज जेवर एयरपोर्ट की प्रेजेंटेशन देखी। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। महामारी के बावजूद एयरपोर्ट का काम लगातार जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। अगस्त में प्रस्तावित है। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास
कभी भी हो सकता है। तो आज सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तुतिकरण देखी। सीएम योगी के सामने प्रस्तुतिकरण रखी गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। तीन दिनों के दौरे पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत रखा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां पर आए, योगी को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि कोरोना की लहर में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है। उन्होंने कहा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो आपने पंचायत के चुनाव कराए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था की आपने, कितने शिक्षकों की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने चुनाव करवाए। लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात भी की। किसान प्रतिनिधियों ने खेती किसानी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी से चर्चा की। दोनों के बीच किसान विरोधी काले कृषि कानूनों पर चर्चा भी हुई। लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। लोग कोरोना से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर
उत्तर प्रदेश दौरे पर कुछ ना कुछ जरूर ही होता है। शुक्रवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका का जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बाद वे प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठ गई। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बाद भी उनके समर्थकों ने इसकी और कोविड प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं की। लखनऊ पुलिस ने यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 500 से अधिक अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ के जीपीओ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के मौन व्रत धरने के मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और 500 अन्य अज्ञात के खिलाफ कोविड-19 के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस मुकदमे में प्रियंका गांधी का नाम नहीं शामिल है, जबकि उनके आगमन को लेकर ही कांग्रेस नेताओं की भीड़ जुटी थी। जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के सामने कुछ देर मौन धरना देने के बाद प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चली गई थी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश दौरे पर कुछ ना कुछ जरूर ही होता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी प्रतिमा पर मौन धरना देकर मुश्किलों में फंस गई है। 500 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हालांकि प्रियंका गांधी का इस एफआईआर में नाम शामिल नहीं है। आपको बता दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन में ये केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन और धारा 144 तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुकदमे में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल नहीं है, जबकि उनके आगमन को लेकर ही कांग्रेस नेताओं की भीड़ जमा हुई थी। जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के समक्ष कुछ देर मौन धरना देने के बाद प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चली गई थी। तो प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी राज में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बाद भी उनके समर्थकों ने इसकी और कोविड प्रोटोकॉल की कोई चिंता नहीं की। लखनऊ पुलिस ने यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 500 से अधिक अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में ये केस दर्ज किया गया है। इस मामले में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और 500 अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड-19 के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस एफआईआर में प्रियंका गांधी का कहीं भी नाम शामिल नहीं है। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा लखनऊ के जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में निषेधाज्ञा उल्लंघन, कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन समेत अलग अलग धाराओं में 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को भी विधानसभा चुनाव के डेमो के रूप में देखा जा रहा था। वही पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दल चुनाव का जमीनी स्तर तैयार करने में जुटने लगे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी लखनऊ दौरे पर पहुंची है। 3 दिनों का ये दौरा है। करीब 1.5 साल बाद प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर आई है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आपको बता दें कल दौरे के पहले दिन उन्होंने मौन धरना दिया था, गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया था और उसी को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू सहित 500 अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि इस एफआईआर में कहीं भी प्रियंका गांधी का नाम शामिल नहीं है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कल अपने लखनऊ दौरे के पहले दिन गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया था और इसी को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी अजय कुमार लल्लू सहित 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल भी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन किसका दोस्त, ये कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये पीएसपी दावा कर रही है कि वे 2022 में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव सपा में होते तो लोकसभा चुनाव 2019 में सपा कन्नौज और इटावा की सीट नहीं हारती। पिछले 2 दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव भी रणनीति तैयार करते हैं। तो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की इटावा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी सियासी अटकलें तेज है। आपको बता दें कि इन्हें रणनीतिकार माना जाता है। आगामी विधानसभा में शिवपाल यादव गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी सियासी अटकलें तेज है। आपको बता दें कि सपा के गढ़ में न केवल राजनीतिक सरगर्मियां तेज है बल्कि इसके अलग अलग राजनीतिक मायने भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल आगामी विधानसभा में उनके चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर सपा की ओर से कोई भी टिप्पणी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन प्रसपा जिला अध्यक्ष ने गुन्नौर में आगमन और उनके चुनाव की तैयारियों को लेकर पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि पीएसपी ने दावा किया है कि वो 2022 में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। तो पीएसपी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी आसार नजर आ रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी भी माना जाता है और समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। तो वही राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में होते तो लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी कन्नौज और इटावा की सीट जीत सकती थी। पिछले 2 दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव ही रणनीति तैयार करते थे। तो शिवपाल यादव की पीएसपी का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2022 से बनने वाली सरकार में वो शामिल होंगे। तो क्या चाचा भतीजे में सियासी खिचड़ी पकड़ी है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आता है। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, ये कहना मुश्किल है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे फिर विधानसभा चुनाव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पीएसपी ये बड़ा दावा कर रही है कि वे 2022 में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। वही चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का एक अच्छा और माहिर खिलाड़ी भी माना जाता है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि यदि शिवपाल सपा में होते तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा कन्नौज और इटावा की सीट नहीं हारती। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खरी खरी बातें कहने के लिए पहचाना जाता है। मायावती ने शनिवार को भी खरी बात कही और उनकी इस खरी बात का निशाना बनी कांग्रेस को किसान आंदोलन के नाम पर सियासत करने के लिए मायावती ने घेरा। अपने ट्विटर हैंडल पर मायावती ने लिखा, पंजाब के कांग्रेसी सीएम द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर विभिन्न आशंकाएं व्यक्त करते हुए पीएम को लिखा गया पत्र नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश व उसकी आड़ में चुनावी राजनीति करना घोर अनुचित है। कांग्रेस को इतना खरी खरी सुनाने के बाद भी मायावती यहां नहीं रुकी। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, सीमावर्ती राज्य पंजाब की सरकार को जिन भी चुनौतियों का सामना करना है उसके प्रति गंभीर होकर केंद्र का सहयोग लेना तो अनुचित नहीं, लेकिन इसकी आड़ में किसानों के आंदोलन को बदनाम करना व चुनावी स्वार्थ की राजनीति को जनता खूब समझती है। कांग्रेस को ऐसा करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण तहसील दिवस को स्थगित कर दिया गया था। बुलंदशहर में आज शनिवार के दिन तहसील दिवस मनाया गया। बुलंदशहर की 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। स्याना तहसील में एसडीएम सुभाष सिंह की अगुवाई में तहसील दिवस मनाया गया। एसडीएम स्याना सुभाष सिंह के अतिरिक्त सीओ स्याना अलका सिंह, तहसीलदार अमित कुमार, बीडीओ मोहित समेत संबंधित विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 88 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 140 लोगों को बीते 24 घंटे में डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में फिलहाल 1339 मरीज एक्टिव है। प्रदेश के 38 जिलों में आज कोई भी केस सामने नहीं आया। वहीं 36 जिलों में 10 से भी कम मामले मिले हैं। तो यूपी में जो कोरोना से हालात बने थे वो कहीं ना कहीं अब सुधर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं यूपी सीएम के कोरोना मॉडल का ही असर बताया जा रहा है कि एक्टिव केसेस लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 88 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 140 लोगों को पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज भी किया गया है। आपको बता दें कि अगर अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो यूपी में फ़िलहाल 1339 एक्टिव केस है और प्रदेश के 38 ज़िलों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। दिल्ली से आ रही रोडवेज बस भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। संभल में पहले कैंटर ने बस को टक्कर मार दी, बाद में एक इको कार उसी कैंटर में घुस गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक यात्रियों से भरी हुई डग्गा मार बस खाई में पलट गई। बस में सवार 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई यात्रियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी हुई डग्गा मार बस खाई में पलट गई। बस में 1 दर्जन लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई यात्रियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने आनन फानन में घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां अभी भी घायलों का इलाज चल रहा है। तो बुलंदशहर की ये खबर जहां पर सड़क हादसा हो गया। मैं बैठी काफी लाल कुआ पे पंजाब से चल के आ रही हूँ। लाल कुआ से गाड़ी पकड़ी और वो कभी सिकंदराबाद टपते ही इसने गाड़ी में ब्रेक मार दी। सही नहीं रोकी इसने गाड़ी, हालांकि गाड़ी चला रहा सी इधर उधर। देखिए, दिल्ली से बदायूं एक बस आ रही थी जिसमें सवारियाँ 50-60 की संख्या में थी और ये बस जो है बिलसुरी के पास गड्ढे में चली गई हाईवे को खोदते हुए। इसमें कम से कम 10-12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों का ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में हो रहा है और सभी की स्थिति सामान्य है और खतरे के बाहर बताई गई है। तो बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे यानी NH 91 पर दिल्ली से बदायूं जा रही यात्रियों से भरी तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में जाके पलट गई, जिससे सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री चोटिल हो गए, जिनमें से 1 दर्जन यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।